ठीक है, लास्ट टाइम हमने कोलॉइड्स स्टार्ट किया था। ठीक है, कोलॉइड्स के हमने डिफरेंसेस देखे थे और हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कोलॉइड्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड्स जो है वो लगभग आपको 3 से 5 नंबर के लिए एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हालांकि कोलॉइड्स के अंदर ही पूछता है, तो इसके जितने भी पॉइंट्स है उस चीज को देखेंगे करके। सबसे पहला, इट इज ए पर्टिकुलर स्टेट एंड नॉट ए क्लास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ स्टेट है। जैसे हम सॉल्यूशंस की बात करें, इसको ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। देन सस्पेंशन की बात करें तो ये इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्टेट कहा जाता है। ये ना ही होमोजीनियस है और ना कुछ। Then point number 2, it is the state in which rate of diffusion through parchment membrane is slow। देखो यहाँ पे parchment membrane का जिक्र किया गया है। parchment membrane बेसिकली SPM को कहते हैं। SPM क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, उसके बाद कहता क्या है ये? इट इज द स्टेट इन विच रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्लो। ठीक है, जब इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से या पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास किया जाता है तो इसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है उस चीज को देखें। अभी जैसे सपोज कीजिए एक डिओड्रेंट है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक डिओड्रेंट लिया और डिओड्रेंट को हम क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। ठीक, जब स्प्रे करते हैं तो डिओड्रेंट के यहाँ पे एक छोटा सा नोजल होता है और यहाँ से गैस निकलता है। ठीक है, अब ये जो गैस है ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है एयर मॉलिक्यूल में जाके मिक्स हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मिक्सिंग का स्पीड क्या है? मिक्सिंग का स्पीड क्या? जैसे देखिए, किसी ने सेंट लगा रखा है या किसी ने डीओ को छिड़का है हवा में, तो वो अगर यहाँ पे मतलब क्लासरूम के एक कोने में किसी ने अगर लगा यूज किया तो आपको क्लासरूम के दूसरे कोने में सेंट जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल के द्वारा वो सेंट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्पीड ऑफ दैट गैस। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की जा रही है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन उसी चीज को समझाता है कि एक गैस दूसरे गैस में कितनी आसानी से मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका जिक्र कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं कोलॉइड्स का। तो कोलॉइड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह कितनी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, उस चीज का यहाँ पे कहा गया है। तो इट इज द स्टेट इन विच रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन इज स्लो। जब इसे किसी मेम्ब्रेन से पास करते हैं, जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और उससे पास करते हैं तो ये काफी धीरे 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 निकलता है। Then point number 3, it is a heterogeneous state, that is number of phases greater than equal to 2। ये बहुत ही important point है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है। Colloidal state has at least 2 phases। One phase is dispersed phase जिसे हम DP कहते हैं, और internal phase और discontinuous phase, whereas the second phase is dispersion medium जिसे DM कहा जाता है, और एक्सटर्नल फेज कहा जाता है, और कंटिन्यूअस फेज कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल फेज आप इसको कह सकते हो H2O, या इसे हम सॉल्वेंट कह सकते हैं सॉल्यूशन की भाषा में, और जो DP है इसे हम सॉल्यूट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके जगह पे अगर हम एग्जांपल चॉक को ले लें तो ये एक कोलॉइडल स्टेट तैयार करेगा। अब डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो डिसकंटिन्यूअस वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है? तो चॉक का जो पाउडर है वो आपको ऐसा ऐसा इस टाइप से दिखता है, इस टाइप से ये दिखेगा हर तरफ से, मतलब एक एक पीसेस अलग अलग दिखेंगे। वही चीज अगर कंटिन्यूअस का बात करें तो वाटर जो है, वाटर हमको एक रेगुलर चीज में दिखता है, मतलब ये टूटा हुआ नहीं दिखता इस टाइप से। मतलब ऐसा नहीं है कि H2O का एक मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा है तो H2O का एक मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा है और एक एक बूंद को हम लेके देख रहे हैं। पानी हमेशा पूरा का पूरा एक साथ होगा, एक बूंद अलग अलग हमको देखने को नहीं मिलेगा। इसी चीज को यहाँ पे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के रूप में लिखा जाता है।
ठीक, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम क्वांटिटी में हो, जैसे सॉल्वेंट, उसे हम कंटिन्यूअस कहेंगे, जो मिनिमम क्वांटिटी में हो उसे हम यहाँ पे जनरली डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। देन पॉइंट नंबर 5, इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन स्टेट एंड सस्पेंशन स्टेट। ये वो स्टेट है जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीचों बीच पाया जाता है। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होगा कोलॉइडल स्टेट का, वो साइज ट्रू सॉल्यूशन स्टेट और सस्पेंशन स्टेट के बीच में रहता है। इसे हम कहते हैं सोल पार्टिकल्स। ठीक है, कोलॉइडल स्टेट का ये दूसरा नाम है और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे भी। ठीक है, सोल पार्टिकल्स कोलॉइडल स्टेट का दूसरा नाम है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। देन पॉइंट नंबर 6, the particles in a colloidal state are not detectable even under a microscope. However, the light scattered by Sol particle can be noticed in ultra microscope. तो कोलोइडल स्टेट को हम किससे डिटेक्ट कर सकते हैं? हम डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के जरिए। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या है? तो माइक्रोस्कोप का ही ये हायर वर्जन है। हायर वर्जन कहने का मतलब है कि माइक्रोस्कोप जिन चीजों को देख सकता है, जिन छोटी छोटी चीजों को देख सकता है, ये उससे भी छोटी चीजों को देख सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 7, colloidal particles do not settle down under the influence of gravity even on long keeping. जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए बाइक चल रही है, ठीक है, रात के टाइम पे, और इस बाइक का जो है आपको लाइट देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल्स भी दिखते हैं। ठीक है, ये पहला एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए हमने पानी लिया और इस पानी में हम क्या करते हैं, चॉक के पार्टिकल्स को डाल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चॉक का पार्टिकल्स को डाल रहे हैं। यहाँ पे ये डस्ट है। तीसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि कहीं पे वेंटिलेशन है और इस वेंटिलेशन से आपको कोई रेडिएशन आता हुआ दिख रहा है। जैसे घर पे कई बार गांव जाते हैं तो वहां पे हमको रेडिएशन इस टाइप से दिखता है, और यहाँ पे हमको डस्ट पार्टिकल देखने को मिलता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स तो आप सबने कई बार देखा होगा। चौक का तो आपने 9th-10th में किया भी होगा। ठीक, तो इसे मैं कह देता हूँ लाइट रे, और ये जो है ये है यहाँ पे डस्ट। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे जो भी चीजें हैं, ये जो डस्ट की बार बार जिक्र कर रहा हूँ या जो चॉक पाउडर है, ये ग्रेविटी के वजह से नीचे नहीं बैठता। ग्रेविटी के वजह से नीचे नहीं बैठता। ग्रेविटी का काम क्या है कि किसी भी चीज को जमीन पे ले आके रख देना। ठीक, वो खींचता है हर किसी चीज को अपने तरफ, लेकिन कोलॉइड्स के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। कोलॉइड्स हमेशा हवा में नाचते बिखरते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है कि colloidal particles do not settle down under the influence of gravity even on long keeping. इसे हम बहुत देर तक छोड़ भी दें तो भी वो नहीं जमीन पे आके बैठेगा। मतलब कोलोइडल स्टेट के ऊपर ग्रेविटी का कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, आप यहाँ पे इतने बड़े लाइन को आप इस छोटे से लाइन में भी लिख सकते हैं। Then point number 8, colloidal particles usually carry charge that is positive or negative as the case may be. देखो यहाँ पे चार्ज का जो जिक्र है, ये चार्ज है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की बात की जा रही है। एक सेकंड, स्पेलिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की बात की जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस है ये बेसिकली डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स को, जिसे हम आगे की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स देखेंगे तो वहां पे हम इस चीजों को पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन
तीन टाइप से किए जाते हैं। सबसे पहला है फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम। मतलब जो डीपी है और जो डीएम है, इन दोनों के ऊपर क्लासिफाई किया गया है कि डीपी क्या होगा और डीएम क्या होगा, तो हमारे पास कोलॉइड किस टाइप के बनेंगे। अब देखो ये जो टेबल है ये दिखता है कि हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन इस टेबल से हर बार एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, जैसे इसे शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, डीपी, और इसे शॉर्ट में कहेंगे डीएम। ठीक, अगर डीपी हमारे पास सॉलिड है, डीपी यहाँ पे हम सॉल्यूट कहते हैं जनरली सॉल्यूशन के केस में, और इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, क्योंकि कोलॉइड्स है तो डीपी और डीएम यूज करेंगे। जब डीपी सॉलिड है और डीएम सॉलिड है तो इसे हम कहते हैं सॉलिड सोल। एग्जाम्पल क्या क्या है, अलॉयज, रूबी ग्लास, जेम्स, मार्बल्स, ऑप्टिकल एंड विजन ग्लासेस। उसी तरीके से डीपी अगर सॉलिड है और डीएम लिक्विड है तो इसे हम जनरली सोल कहते हैं। हालांकि देखो कहना चाहिए लिक्विड सोल, ठीक है, लेकिन हम इसे जनरली क्या कहते हैं, इसे सोल कहते हैं। मडी वाटर, गोल्ड सोल, प्रोटीन, पेंट्स, सेल फ्लूइड्स। अगर डीपी हमारा सॉलिड है, डीएम हमारा गैस है, जिसे कहते हैं एरोसोल। ठीक है, अब ये जो एरोसोल है, ये एरोसोल बेसिकली उठाया गया है एयर से। एयर क्या है, एयर इज ए गैस। ठीक, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये जो एयर है, एयर से एरो उठाया गया है, ये वाला चीज, और जो सोल है वो सोल यहाँ से उठाया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको एरोसोल कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, स्मोक, डस्ट, स्टॉक। जब डीपी हमारा लिक्विड होगा, डीएम हमारा सॉलिड होगा, इसे हम कहेंगे जेल। जेल आप सबने देखा है किस फॉर्म में, देखो चीज भी जेल है, जैम्स भी जेल के अंदर आता है, जेलीज, कर्ड, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीमेंटेशन। उसके बाद डीपी जब लिक्विड होगा, डीएम भी जब लिक्विड होगा, इसे हम कहेंगे इमल्शंस। इमल्शंस हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, सॉल्यूशंस में। इमल्शन क्या है, जब एक लिक्विड मतलब पानी, पानी के ऊपर अगर हम ऑयल डाल दें तो ये एक टाइप ऑफ इमल्शन बनाता है। उसी तरीके से अगर हम एक ऑयल ले लें और उसके ऊपर अगर हम पानी डाल दें तो ये भी एक इमल्शन बनाता है। मतलब दो लिक्विड्स जब आपस में एक साथ जुड़े हों विथ सर्टेन बाउंड्रीज। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो इस जगह पे आपको एक बाउंड्री दिखता है यहाँ पे कि तेल और पानी मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये एक बाउंड्री है जहाँ पे तेल और पानी मिक्स नहीं हो सकता। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीजों को हम कहते हैं इमल्शंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल मिल्क, हेयर क्रीम, बटर, ब्लड, इमल्सिफाइड ऑयल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है, अगर डीपी लिक्विड है, डीएम गैस है, तो उसे वापस से एरोसोल कहेंगे। इनके एग्जांपल्स क्या है, फॉग, क्लाउड, मिस्ट। अगर डीपी गैस है, डीएम सॉलिड है, जिसे सॉलिड सोल कहेंगे। एग्जांपल प्यूमाइज स्टोन, फोम रबर, पोरस पॉट, मैट्रेसेस। अगर डीपी गैस है, डीएम लिक्विड है, तो इसे फोम चाहे फ्रॉथ कहेंगे। एग्जांपल फ्रॉथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप लेदर, एयर बबल। ठीक है, ये सभी इनके एग्जांपल। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अलॉयज पूछा जाएगा, जेम्स पूछा जाएगा, मार्बल्स पूछा जाएगा, उसके बाद गोल्ड सोल, प्रोटीन, स्मोक, डस्ट, फिर आपको चीज पूछा जाता है। ठीक है, चीज के बाद आपको मिल्क पूछा जाता है, देन यहाँ से ब्लड, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, प्यूमाइज स्टोन, उसके बाद फ्रॉथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप लेदर, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रीफर करना है। ठीक है, खासकर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ये कॉम्पिटिशन्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, हालांकि बोर्ड के लिए आपको एनसीईआरटी ही प्रीफर करना है। और जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है वो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे।
तो फर्स्ट प्रीफर एनसीईआरटी, ठीक है, इस टेबल के लिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल है जहाँ पे गैस और गैस का जिक्र किया। अगर डीपी हमारा गैस है, डीएम हमारा गैस है, तो इसे होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। ठीक है, ये कोलॉइड नहीं होगा, ये एक तरह का सॉल्यूशन तैयार करेगा। क्यों? क्योंकि गैस और गैस दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। जैसे हमारा हवा है, एयर है, तो एयर में डिफरेंट गैसेस होते हैं, वो हेट्रोजीनियस सिस्टम नहीं है, वो होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक, क्योंकि दोनों का फेज सेम हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे इसे मैंने लिखा है नॉट कोलॉइड्स। ठीक, हालांकि ये लास्ट वाला आपको जो है गैस और गैस का, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, ये इसको प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कुछ पूछना है? स्टेबल में किन्हीं को कुछ पूछना है, देख लीजिए एक बार। स्टेबल में या इस कैरेक्टरिस्टिक्स में किन्हीं को कुछ भी पूछना है तो देख लो। अगर ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर लिखिए ताकि मैं आगे चलूं। इमल्शंस क्या है? इमल्शंस जो है ये दो लिक्विड्स को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको पानी और तेल का, उसी तरीके से ग्रीस होता है, ग्रीस भी इमल्शंस के रूप में आता है। कॉम्पिटिशन्स में इससे क्वेश्चन रहता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आप नीट के लिए इसको प्रीफर कर सकते हैं, कंपटीशन के लिए, खासकर इस टेबल को। हाँ, ठीक है, जी के लिए मैं इसे ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन नीट के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। चलिए, कोई और डाउट है तो देख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट मैंने लिख रखा है। नोट बेसिकली देखिए क्या है नोट में। इफ द डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, देन द सोल इज कॉल्ड एज एक्वासोल और हाइड्रोसोल। ठीक है, अगर एम डी एम यहाँ पे अगर हमारा पानी है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एक्वासोल। क्यों? क्योंकि वाटर को हम एक्वा कहते हैं, या तो वाटर को हम हाइड्रा या हाइड्रो कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है, ये आपके बोर्ड्स के लिए है। देन and if the dispersion medium is alcohol or benzene, then the sol is known as alkosol और benzosol। ठीक है, तो इसे भी मैं यहाँ स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। देन नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। देखो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या था हमारा? ये टेबल है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन। प्यूमाइस स्टोन क्या होता है? ये एक तरह का स्टोन है, ठीक है, जो हम हाथ वगैरह में पहनते हैं ना, पत्थर वगैरह जो रखते हैं, ये उस टाइप का है वैसे। हालांकि मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ। नहीं है, पत्थर नहीं है, हाथ का पत्थर नहीं कह सकते। ठीक है, देखो आपके बाथरूम वगैरह में पैर वगैरह रगड़ने के लिए एक पत्थर लोग यूज करते हैं, व्हाइट कलर का पत्थर होता है, उसे मैं दिखाता हूँ। देखिए, देखो यहाँ ये वो पत्थर दिख रहा है, दिखा अभी? देखो यहाँ एक फोटो भी दिया गया है पैर को रगड़ते हुए। ठीक, ये प्यूमाइस स्टोन है। ये काफी हल्का होता है और खुरदुरा होता है, आप सबको मेरे ख्याल से पता होगा।
मिस्ट का मतलब, मिस्ट जो है वो भी एक फॉग के जैसा है, हालांकि फिगर देख सकते हैं। देखिए कोहरा दिखा है इधर, ये यहाँ पे मिस्ट के रूप में काफी सुंदर है। कभी ठंडी के टाइम में पहाड़ वहाड़ जाइए तो आपको ऐसा दिख जाएगा आराम से। और क्या, और कुछ टॉपिक्स है जो आपको देखना हो? चलिए आगे देखा जाए क्या लिखा है अभी। रूबी ग्लास, रूबी ग्लास भी वैसा ही है, पत्थर है। एक मिनट, रूबी ग्लास, देखो ये पत्थर जो हाथों में अंगूठी में पहनते हैं लोग। और क्या, whipped क्रीम। whipped क्रीम देखो ये वाले जो आप आइसक्रीम में खाते हो ना, वो वाले। देखो हालांकि ये जो क्रीम है ये प्योर केमिकल है, ठीक है। जितना बच सको इस क्रीम से बचिए, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। और क्या, आइसक्रीम में, केक में लोग बहुत मजे से खाते हैं इसको, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं। और कोई वर्ड जो नहीं समझ में आया हो? तनेश तेरा कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डीपी और डीएम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसा होगा, तो कोलॉइड्स कैसे बनेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला इन दोनों के ऊपर डिवाइड किया गया है दो टाइप के कोलॉइड्स को। सबसे पहला है लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड जो होते हैं ये आपके सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग कहलाते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग कहने का क्या मतलब है कि इन्हें लिक्विड से बहुत प्यार होगा। लिक्विड से बहुत प्यार होने का मतलब है कि इनके आजू बाजू में अगर अगर हमने वाटर लिया है तो इनके आजू बाजू में वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे। ये लिक्विड से इतने प्यार करेंगे कि इनको अपनी तरफ खींचने का कोशिश करते हैं, या यूं कहे तो इनको अपनी तरफ खींच के रखते हैं, अपनी तरफ बना के रखते हैं ये लोग। द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। द colloidal sols are obtained by simply mixing the substances like gum, gelatin, starch, rubber, etc. with a suitable liquid dispersion medium। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम पानी ले लें H2O और इसमें हम क्या कर दें, गम डाल देते हैं, तो ये हमको क्या बना के देगा, ये हमको कोलोइडल सोल बना के देगा या कोलोइडल स्टेट बना के देगा। किस टाइप का, लायोफिलिक टाइप का। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट जो कोलॉइड बनेगा, ठीक है, वो सॉल्वेंट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। When the liquid taken is water, then it is known as hydrophilic। ठीक है, जब यहाँ पे डीएम जो है अगर वो पानी हो जाए, डिस्पर्सन मीडियम जो है वो पानी हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे, जिसे वाटर लविंग कहा जाता है। तो डीपी और डीएम के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर दो टाइप के कोलॉइड्स होते हैं, एक तो लायोफिलिक और दूसरा होता है लायोफोबिक। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट होते हैं। लायोफिलिक आपका लिक्विड लविंग होता है,
तो लायोफोबिक जो है वो लिक्विड हेटिंग कहलाता है, लिक्विड, इसको रिपेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, जो लिक्विड से दूर भागने की कोशिश करता है हमेशा, या दूर भागता है। ठीक, तो लायोफिलिक और लायोफोबिक जो है ये नेचर होता है किसका, ये नेचर होता है आपके सोप का, सोप कह लीजिए या फिर डिटर्जेंट्स कह लीजिए, साबुन और सर्फ का नेचर लायोफिलिक और लायोफोबिक का होता है। ठीक, साबुन और सर्फ के दो हिस्से होते हैं, एक मुंडी और एक पूंछ। एक हिस्सा पानी को अट्रैक्ट करता है और एक हिस्सा पानी से दूर भागता है। जो हिस्सा पानी से दूर भागेगा वो हिस्सा आपके गंदगी निकालने के काम में आता है। ठीक, तो इस चीज को हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, लायोफोबिक। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं। These sols are reversible in nature because the dispersion medium can be removed by simply evaporation and can be reconstituted by simply remixing the dispersion phase and dispersion medium। ये पॉइंट कहता क्या है कि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। मतलब अगर हमने पानी और गम को मिक्स किया एक साथ तो हम उसको सिंपली गर्म कर करके पानी को वहां से भाप बना के निकाल सकते हैं। ठीक है, और वापस अगर पानी डाल दे तो फिर से वो गम वापस से हमको एक कोलोइडल स्टेट बना के देगा। लेकिन जब हम लायोफोबिक कोलॉइड्स पढ़ेंगे तो ये ठीक उसका उल्टा होगा। लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या है, ये लिक्विड रिपेलेंट कहलाते हैं, लिक्विड को दूर भगाते हैं अपने से। द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड रिपेलिंग substances like metals and their sulfides simply cannot be made by mixing to give colloidal सोल। मतलब दो टाइप के अगर हम मेटल्स को ले लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम अलॉयज को ही बनाते हैं, ठीक है, अलॉयज अगर बना रहे हैं तो वहां पे हम क्या क्या मिक्स करते हैं, जैसे निकल यूज करना हो या आयरन यूज करना हो, तो इन दोनों का ऐसा नहीं है कि दोनों को उठाए, दोनों को हाथ पे मिक्स कर दे, हाथ पे ले लिए, इधर से उधर मिला दिए और हमको यहाँ से अलॉय बन के ये मिल गया। ठीक है, या यूं कहे तो हमको कोलोइडल स्टेट मिला के ये दे दिया। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हमको एक केमिकल मेथड का जरूरत पड़ता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल मेथड्स का जरूरत पड़ता है। हर अलॉय को बनाने के लिए अलग अलग केमिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं। These sols are irreversible in nature because these sols do not precipitate easily। ठीक है, ये irreversible होते हैं। यहाँ पे देखो रिवर्सिबल लिखा है, लायोफिलिक जो है रिवर्सिबल है और लायोफोबिक जो है वो आपके इरिवर्सिबल नेचर के हैं। मतलब एक बार अलॉय बन गया तो उसे आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता। These sols need stabilizing agents for their preservation। अभी stabilizing agents का मतलब क्या है? जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं जिक्र करता हूँ। अगर आप सबके एक चीज और, मेरे ख्याल से पिकल सब जानते होंगे, पिकल कहते हैं किसको है, ठीक है, पिकल कहा जाता है आचार को। ठीक है, अभी यहाँ पे जब आप, एक मिनट, किसने क्या लिखा, देखिए जब आप कोई भी पैकेट सामान उठाइए मार्केट से, या फिर आप अगर मार्केट से अचार खरीदिए वो डब्बा वाला, तो वहां पे कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, कंपोजिशन में आपको एक स्टेबलाइजर दिखेगा, एक स्टेबलाइजर, वहां पे कुछ कंपाउंड का आपको नाम देखने को मिलेगा। कंपाउंड का या तो नाम देखने को मिलेगा या फिर आपको वहां पे केमिकल फॉर्मूला दिखेगा। देखो मैं केमिकल फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्टेबलाइजर है ये कंपलसरी एक केमिस्ट्री का टर्म है जो केमिकल फॉर्मूला के रूप में वहां दिया जाता है। ठीक है, आप चाहो तो किसी का भी देख सकते हो। आप अगर लेज का पैकेट उठाते हैं वहां पे भी आपको कंपोजिशन में ये स्टेबलाइजर देखने को मिलेगा। ठीक, खाने का जो भी चीज आप उठाओगे वहां दिख जाएगा। या फिर अगर आप सर्फ उठाते हैं सर्फ मतलब बढ़िया वाला सर्फ, जैसे वॉशिंग मशीन का जो सर्फ होता है, आप उस सर्फ को उठाओगे आपको वहां कंपोजिशन में स्टेबलाइजर दिखना चाहिए। तो स्टेबलाइजर बेसिकली है क्या, करता क्या है, तो यहाँ पे अचार पिकल जो है, जैसे ये पैक्ड प्रोडक्ट है, पैक वाली चीजें जल्दी खराब होती है, तो इस पैक वाली चीजों को प्रिजर्व करने के काम में आता है। मतलब कि ये चीज ज्यादा दिन तक चल सके। ठीक है, ज्यादा दिन तक मतलब बहुत लोग क्या होता है कि अचार लिया महीना दिन में खत्म, बहुत लोग अचार बहुत ज्यादा खाते हैं, किन्हीं के यहाँ अचार का खपत बहुत कम है। ठीक है, तो उनके यहाँ अचार बहुत दिन चलता है।
तो ये अचार जो है धीरे धीरे खत्म, खराब ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पर क्या यूज किया गया, उसके लिए यहाँ पे एक स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है इनका काम यही होता है कि इन सबको काफी दिनों तक बचा के रखना। जैसे किसी में लिखा होता है कि 6 महीने के अंदर आपको इस्तेमाल करना है, किसी में लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर 1 मंथ, किसी में लिखा होता है बेस्ट बिफोर, सॉरी 1 मंथ की बात नहीं कर रहा, 1 मंथ नहीं, 6 मंथ होता है, 1 मंथ नहीं, 1 ईयर हो गया, किसी में 3 इयर्स होते हैं, किसी में 5 इयर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो इनको बचा के रखता है उन सबको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, चाहे तो स्टेबलाइजिंग एजेंट्स कहते हैं, ताकि इनका जो संतुलन है वो गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे लायोफोबिक कोलॉइड्स का भी सेम फंडा है कि लायोफोबिक कोलॉइड्स को अगर बचा के रखना है तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, हमको यहाँ पे स्टेबलाइजिंग एजेंट्स का यूज करना होगा। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट्स करते क्या है, तो इनको बचा के रखते हैं, इनको प्रिजर्व करके रखते हैं, इनका जो बेसिक कंडीशन है उन चीजों को ये बचा के रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका स्टेबलाइजिंग एजेंट है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। तो 2 टाइप के कोलॉइड्स, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। ठीक है, एक चीज और, कितने लोगों के मुंह में पानी आया जब मैंने अचार का जिक्र किया? देखो मेरे मुंह में तो आया, कितनों के मुंह में आया पानी? साक्षी को नहीं आया होगा, राजकुमार को आया, और साक्षी का अचार पसंद नहीं है, विक्रम को भी दिया। अश्विनी को भी पसंद नहीं है। इमली, इमली के नाम सुनते ही या इमली के बारे में सोचते ही किसके मुंह में पानी आया? इमली, इमली और बोली और बोले पानी नहीं आया। इमली बोलते ही तो हर किसी के मुंह में पानी आता है, चाहे कुछ भी कर लो। चलो ठीक।